नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। ट्रंप थ्रेटन इंडिया एंड अदर वेनेजुएलन ऑयल इम्पोर्टर विथ न्यू 25% टैरिफ। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम और कुछ आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं अलग न्यूज़ आउटलेट के, कि आपको इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चल पाए, राइट। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने न्यूज़ पोर्टल का भी आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ और सेम ही हेडिंग दिखेगी, जिसका मीन सेम ही निकल के आ रहा है। ट्रम्प्स 25% टैरिफ थ्रेट ऑन वेनेजुएला ऑयल इम्पोर्ट कुड इम्पैक्ट इंडिया। कुछ और आर्टिकल ऑल्सो, जैसे कि यहाँ पे कुछ और आर्टिकल भी हैं। पहले हम आर्टिकल्स वगैरह ही देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो इंडिया टुडे है उसका भी आर्टिकल है, ट्रम्प्स फ्रेश 25% टैरिफ थ्रेट लिंक टू वेनेजुएलन ऑयल ट्रबल फॉर इंडिया क्वेश्चन मार्क। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, हुआ सिंपली ये है कि क्या हुआ कि 25 मार्च के आसपास, राइट, हुआ ये कि 25 मार्च के आसपास डोनाल्ड ट्रंप का एक बेसिकली बयान कह लीजिए, या उन्होंने एक पब्लिकेशन इशू किया, और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे थ्रेट की उन कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ किसके साथ ट्रेड करती हैं, वेनेजुएला के साथ ट्रेड करती हैं। यहाँ पे जो आपको वेनेजुएला यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो कंट्री है ये है आपको सिचुएटेड है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये है आपके बिल्कुल नॉर्थ में, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे भी बिल्कुल नॉर्थ में एक छोटा सा देश है वेनेजुएला। ये जो कंट्री है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है। यहाँ पे जो रिज़र्व हैं ऑयल के, ऑयल यानी पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल वगैरह हो गया, या क्रूड ऑयल, आप बेसिकली मान के चले क्रूड ऑयल से ही ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और भी जैसे कई प्रकार के फ्यूल वगैरह, राइट, एनर्जी। तो यहाँ पे जो रिज़र्व है वेनेजुएला के पास, जो ये छोटी सी कंट्री है साउथ अमेरिका में, नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में, इसके पास जो रिज़र्व है वो है किसका, एनर्जी रिज़र्व है इसके पास। एनर्जी रिज़र्व यानी कि क्रूड ऑयल और इन सब का इसके पास भर भर के रिज़र्व है। तो ये एक्चुअली में हुआ अभी ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 25 मार्च के आसपास एक प्रेस नोट रिलीज़ किया, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कंट्रीज़ भी वेनेजुएला से ऑयल वगैरह ट्रेड करते हैं या ऑयल वगैरह को ख़रीदते हैं, उन सारी कंट्रीज़ के ऊपर में एडिशनल 25% टैरिफ वगैरह अनाउंस कर रहा हूँ, या इस तरीके से उन्होंने धमकाया उन कंट्रीज़ को जो किसके साथ ट्रेड करती हैं, जो कि ट्रेड करती हैं वेनेजुएला के साथ यहाँ पे। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, जो वेनेजुएला है उस छोटी सी कंट्री को यहाँ पे उनका करने का यहाँ पे मकसद क्या है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि आज के समय में यूएस में एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना सिंपल है कि जो यहाँ पे जो ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए, जैसे ही सेम यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उनका नाम है निकोलस मदारुओ, राइट। थोड़ा सा अजीब नाम है, अगर मैं राइट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन जो निकोलस साहब हैं, इनका जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका क्लेम है या उनका कहना है कि जो निकोलस है, इनका कई सारी जो ग्रुप्स हैं जो कि ड्रग्स वगैरह सप्लाई करती हैं या बहुत ज़्यादा इलिस्टेट या इलीगल काम्स वगैरह करती हैं, कहाँ, यूएस में, उनके साथ इनके सपोर्ट हैं। और ये जो प्रेसिडेंट हैं ये उन ग्रुप्स और उन जो तबके के लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कौन, जो कि वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, कहाँ के, वेनेजुएला के। तो इस वजह से जो ट्रंप हैं वो इनके ऊपर कई सारी सैंक्शंस वगैरह भी यूएस ने इम्पोज कर रखे हैं, यानी कि कई सारी पाबंदियाँ वगैरह भी यूएस के थ्रू इनके ऊपर इम्पोज हैं। किसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर पूरे तरीके से, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट क्या हैं, वो कुछ ऐसे इलीगल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि यूएस में बेसिकली जो ड्रग्स वगैरह का आपने बहुत ज़्यादा वो सुना होगा, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह में भी बहुत आता है कि यूएस में क्या है, यूएस में एक ड्रग है उसका नाम है फेंटेनाइल। आप सबने इस चीज़ को, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फेंटेनाइल है ये एक ड्रग है जहाँ पे यूएस में कई लोगों को इसकी इस तरीके से लत लगी हुई है कि लोग इसको, अगर लोग उनको ये चीज़ ना मिले, कई ऐसी जो स्टेट्स हैं यूएस की,
तो लोग वहाँ मरने मारने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। किसकी वजह से? जो ये ड्रग है या जो ये एडिक्टिव ड्रग है फेंटेनाइल, इसकी वजह से। तो उनका सिंपली, डोनाल्ड ट्रंप का कहना सिंपली है कि जो ये ग्रुप्स वगैरह हैं जो कि ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे ड्रग्स उन जेनेरिक ड्रग्स की बात नहीं हो रही है जो इंडिया हमारा सप्लाई करता है यूएस में। वो तो लीगल थ्रू, वो एज अ लीगल वे से जाती हैं, राइट। वो वहाँ पे चीज़ों को क्योर करने के लिए जाती हैं। लेकिन कुछ आदमी एज अ एडिक्टिव ड्रग्स भी होती हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि ड्रग्स वगैरह जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बना देती हैं, बिल्कुल आदी बना देती हैं अपना। तो वहाँ पे जो ये नाम है, मैंने अभी आपके सामने जो बताया फेंटेनाइल, ये जो एक ड्रग है या एक प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूएस में चर्चित है और लोग, कई सारे लोग इसके एडिक्टिव हैं, वहाँ पे एडिक्टेड हैं। इससे लोग पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो उनका सिंपली कहना ये है कि उनका जो कैंपेनिंग वगैरह भी था ट्रंप का, जब वो यूएस में एज अ प्रेसिडेंट पावर के पहले, अब चुनाव के पहले कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने फेंटेनाइल के ऊपर कई बार क्वेश्चंस वगैरह और डिबेट्स वगैरह में भी कहा है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ भी चाइना भी इन्वॉल्व है फेंटेनाइल को यूएस में फैलाने के लिए या यूएस की पॉपुलेशन को एडिक्टिव करने के लिए, कि जो यूएस की प्रोडक्टिविटी है या यूएस के जो लोग हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाए और इससे चाइना आगे बढ़े इन द लॉन्ग टर्म ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे जो ट्रंप है उनका कहना ये है कि जो ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, ये भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि ये क्या करते हैं, ये उन ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं जो कि यूएस में इलीगल ड्रग्स वगैरह को सप्लाई करते हैं या एडिक्टिव ड्रग्स वगैरह को सप्लाई करते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने जो ये वेनेजुएला है इसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस वगैरह भी लगा रखे हैं। और उन्होंने एक चीज़ अभी 25 मार्च के आसपास और कही कि जो भी कंट्रीज़ बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे भी ट्रेड वगैरह कर रहा है वेनेजुएला के साथ, या ऑयल वगैरह को इंपोर्ट वगैरह करवा रहा है अपनी कंट्री में या ख़रीद रहा है उससे ऑयल, तो हम उस जो भी कंट्री है, वो तीसरा कंट्री जो कि वेनेजुएला के साथ ट्रेड कर रहा है, हम उसके ऊपर भी एडिशनल टैरिफ वगैरह इम्पोज करेंगे, यानी कि सेकेंडरी टैरिफ वगैरह इम्पोज करेंगे। अब आप सब लोग कहेंगे यहाँ पे सेकेंडरी टैरिफ की बहुत ज़्यादा बात हुई। सेकेंडरी टैरिफ इन द सेंस, आप सब ने अभी कुछ टाइम पहले और सुना होगा कि 2 अप्रैल से क्या होगा कि जो यूएस है, यूएस ने उन सारी कंट्रीज़ के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ की जो अनाउंसमेंट है वो की हुई है। रेसिप्रोकल टैरिफ इन द सेंस कि मान लेते हैं जो भी प्रोडक्ट वगैरह है, जो भी कंट्री है मान लेते हैं जो कि यूएस के प्रोडक्ट पर जितना टैरिफ वगैरह इम्पोज करती है अपने मार्केट में आने से पहले, वही सेम उतना ही टैरिफ यूएस भी इम्पोज करेगा उसी प्रोडक्ट पर या उसी कंट्री के प्रोडक्ट पर जो कि यूएस मार्केट में बिकने के लिए आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वो इनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट होता है कई सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या कई और सारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने इस कदम को उठाया था। तो और यहाँ पे जो सेकेंडरी टैरिफ है वो एज अ 25% एक्स्ट्रा लगाएंगे उन कंट्रीज़ के ऊपर जो कि वेनेजुएला के साथ ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व हैं या उससे तेल वगैरह परचेज़ कर रही हैं। अब आप सबको लगेगा कि यहाँ पे इंडिया हमारा कैसे आ गया, राइट। तो मैं अभी आपको बताऊं कि जो वेनेजुएला है, इसमें ये जो वेनेजुएला है, इसकी जो इकनॉमी वगैरह है, ये कई जो इसके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो कई प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब बेच नहीं पाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, या इनसे कोई कंट्रीज़ खरीदता नहीं है ड्यू टू यूएस के फियर या यूएस की सैंक्शंस की वजह से। यहाँ पे जो यूएस ने सैंक्शंस वगैरह लगा रखे हैं किसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर, तो उसकी जो इकोनॉमी है वो वैसे ही सफ़र कर रही है यूएस के सैंक्शंस की वजह से, कि यूएस भी उनसे कोई प्रोडक्ट वगैरह इम्पोज नहीं करता है और इंपोर्ट नहीं करता है, और जो उसकी एलाइड कंट्रीज़ हैं या उसकी फ्रेंड्स वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो भी इनसे वेनेजुएला से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह को खरीदते नहीं है। तो इससे जो उसकी कंट्री है वो कंट्री पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी इकोनॉमी में। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है यहाँ पे वेनेजुएला के साथ कि वेनेजुएला पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, या उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बेकार है। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज़ निकल के आई है कि जो हमारा इंडिया कैसे यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। आप सबका यहाँ पे सवाल आएगा, राइट, कि हमारा इंडिया यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो गया। तो हमारा इंडिया यहाँ पे ऐसे इन्वॉल्व हो गया कि जो वेनेजुएला है या जो वेनेजुएला का चीपेस्ट ऑयल है। अब चीपेस्ट ऑयल मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस वजह से चीपेस्ट ऑयल इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अपना ऑयल है ये बेच नहीं पा रहे कई सारी कंट्रीज़ को, तो इनको मजबूरी में आके इसको ऐसा इसके दाम वगैरह ऑयल के कम करने पड़ते हैं कि लोग वगैरह जो कंट्रीज़ हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो इनसे
इस अट्रैक्टिव भाव पर या अट्रैक्टिव प्राइस पर ऑयल को परचेज कर सके। किससे? वेनेजुएला से। क्योंकि अगर ये अट्रैक्टिव भाव या कम प्राइस या चीप प्राइस नहीं यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कंट्रीज़ को, तो वो इनसे नहीं करेंगी, वो वेनेजुएला से ऑयल वगैरह को परचेज ही नहीं करेंगी। तो उनकी तो जो वेनेजुएला की कंडीशन इतनी बुरी है यहाँ पे कि वेनेजुएला पहले से ही ट्रबल में है, वो पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल वगैरह झेल रहा है ड्यू टू अब यूएस वगैरह के सैंक्शंस। और इसके साथ साथ अगर वो इस चीज़ को चीप करके ना बेचे अपने ऑयल को, तो उसकी जो थोड़ी बहुत जो वो एक्सपोर्ट वगैरह कर लेता है कई सारी कंट्रीज़ को भी, मैं कंट्रीज़ भी बताऊंगा, कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ ही हैं जिनको वो ऑयल वगैरह अपना एक्सपोर्ट करके थोड़ी बहुत जो उसकी आय वगैरह है या थोड़ा बहुत भी जो वो जनरेट करता है अपनी डॉलर्स वगैरह हो गया या वेल्थ वगैरह हो गया, वो थोड़ी बहुत उसके काम आती है। किसके? वेनेजुएला के। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो वेनेजुएला है ये किन किन कंट्रीज़ के साथ बेसिकली ट्रेड करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो वेनेजुएला है ये मार्केट से चीप रेट पे अपना ऑयल बेचता है। यानी कि मान लेते हैं मार्केट में ऑयल की कीमत चल रही है $100 प्रति बैरल, है ना, बैरल्स वगैरह में जो ऑयल वगैरह होता है उसको लिया जाता है ना, $100 प्रति बैरल के हिसाब से मान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ, राइट, आप इसको एग्जैक्ट मान के मत चलना बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो वेनेजुएला है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको 95, 90 और कई बार तो 85 के भी आसपास बेचता है ऑयल को, कि उससे लोग खरीदें और जो उसकी इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत जो फाइनेंशियल स्ट्रगल वगैरह झेल रही है इससे थोड़ा बहुत ऊपर निकल सके या इससे थोड़ा बहुत कम प्रभावित हो। तो ये जो वेनेजुएला है वो करती है। और यहाँ पे वेनेजुएला के जो टॉप परचेज़र हैं, आप कह सकते हैं, जो जिसको वेनेजुएला सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है वो कौन है? पहले नंबर पे है यहाँ पे चाइना, ओके। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल है उसको चीपेस्ट रेट में परचेज़ करता है। क्योंकि आपको पता ही कि हमारी भारत की क्या नीति रही है। हमारी भारत की ये नीति रही है कि जहाँ हमें कोई चीज़ सस्ती मिलेगी हम उस कंट्री से वो चीज़ खरीदेंगे। जैसे आपने ये चीज़ रसिया के साथ भी देखा होगा कि जब यूएस वगैरह या उसकी एलाइड कंट्रीज़ ने, जब रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तब रसिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दिए थे। तब रसिया ने क्या किया? रसिया ने अपनी इकोनॉमी को ऐसा चलाने के लिए, ऐसा थोड़ा बहुत उसको सस्टेन करने के लिए, जो उसके पास रिजर्व वगैरह हैं रसिया के पास, उसको जो ऑयल है उसको चीपेस्ट रेट में बेचना चालू कर दिया। इससे हुआ क्या कि जो कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनको ऐसा ऑयल वगैरह की ज़रूरत थी उसको उसने पूरा किया। और यहाँ पे जो परचेसर बना वो कौन बना? हमारा इंडिया भी बना, हमारा भारत भी इसमें एक अच्छा खासा परचेसर बना। किसका? रसियन चीपेस्ट क्रूड ऑयल का। और वही सेम चीज़ यहाँ वेनेजुएला के साथ भी है। लेकिन वहाँ पे अंतर ये आ गया, यहाँ पे अंतर कि यहाँ पे किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने भारत को धमकाया नहीं था कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा देंगे, जब हम रसिया के साथ बेसिकली क्रूड ऑयल को परचेज़ कर रहे थे, चीपेस्ट क्रूड ऑयल परचेज़ कर रहे थे। जैसे हमारी कई सारी जो रिफाइनरीज कंपनीज हो गई, जैसे मेजर प्राइवेट प्लेयर है जो इसमें, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, राइट। तो वो क्या करती थी? वो रसिया से चीपेस्ट ऑयल ख़रीद के वेस्ट को बेच देती थी। यहाँ पे मान लेते हैं वो रसिया से चीपेस्ट ऑयल उसने ख़रीदा, जो भी मार्केट रेट चल रहा था रसिया ने हमें उस मार्केट रेट से डिस्काउंट में क्रूड ऑयल वगैरह या तेल वगैरह प्रोवाइड किया। और यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे जो कई सारी जो रिफाइनरीज वगैरह है, जैसे हमारी गवर्नमेंट रिफाइनरीज भी है, जैसे IOCL के पास भी रिफाइनरी है, भारत पेट्रोलियम के पास भी रिफाइनरी है, जो कि क्रूड ऑयल को कई सारे ऑयल्स वगैरह में रिफ़ाइन करता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, या जो एरोप्लेन में भी जो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का फ्यूल डलता है या जो पेट्रोल डलता है उसको भी रिफ़ाइन वगैरह किया जाता है रिफाइनरीज में, जो कि है अभी मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। IOCL हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, और जो प्राइवेट प्लेयर में है इसमें वो आप सबको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी। तो वो क्या करती थी? जो प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व थे, रिलायंस इंडस्ट्री, वो ये चीपेस्ट ऑयल को खरीदते थे और इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया और US हो गया उसमें बेच दिया करते थे। यानी कि रिफाइंड किया इंडिया में क्रूड ऑयल को, रसियन क्रूड ऑयल को, और उसको जाके जो भी इंटरनेशनल दाम चल रहा है उस पर जाके बेच दिया। और जो बीच का मार्जिन हुआ वो किसका मार्जिन हुआ? वो हो गया रिलायंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और यहाँ पे हम अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हम कहाँ पे थे। हम यहाँ पे थे कि जो मेजर एक्सपोर्टर हैं या जो मेजर इम्पोर्टर हैं वेनेजुएलन ऑयल के, वो पहले नंबर पे हो गया चाइना और सेकंड नंबर पे हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे चाइना ने इसके, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स वगैरह, सेकेंडरी टैरिफ्स वगैरह के ऊपर
ये प्रेस नोट वगैरह रिलीज़ किया, या जो ये भाषण वगैरह, या आप कह सकते हैं ऐसा, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया। तो उसके बाद जो चाइना है उसका स्टैंड या उसका जो पक्ष है वो भी मैं आप सबके साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो चाइना है, चाइना ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, या उसने इस चीज़ को पूरी तरीके से यूएस के लिए वो थोड़ा सा अग्रेशन फेज़ में यूएस को बोला कि मान लेते हैं आप जो भी है हमारे ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स वगैरह इम्पोज कर रहे हो, जैसे कि 25% सेकेंडरी टैरिफ्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% के आसपास टैरिफ्स वगैरह इम्पोज कर रखे हैं अभी प्रेजेंटली, जब मैं ये वीडियो आप सबके साथ बना रहा हूँ, या जो आर्टिकल आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अभी चाइनीज़ गुड्स के ऊपर 25% टैरिफ्स अभी इम्पोज हैं यूएस की तरफ से। लेकिन अगर चाइना ने वेनेजुएलन ऑयल्स को परचेज करना बंद नहीं किया तो जो एडिशनल 25% और टैरिफ्स वगैरह इम्पोज कर देगा। ये कौन कह रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। किसको? जो भी कंट्रीज़ वेनेजुएला से ऑयल वगैरह परचेज करिए चीप रेट पे। और यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पे जो 25% है ये अब जाके पहुँच जाएगा 50% के आसपास। जो चाइनीज़ गुड्स वगैरह हैं जो कि यूएस मार्केट में आके बिकेंगे, मान लेते हैं कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का दाम होगा 50 रुपये के आसपास, ठीक है, तो वो अब जब यूएस में उस आके बिकेगा तो जो यूएस की गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर 50% टैरिफ वगैरह इम्पोज करेगी अगर चाइना इस चीज़ को नहीं मानता है कि वो वेनेजुएला से ऑयल वगैरह परचेज करना नहीं बंद करता है। तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो जाके 75 रुपये में बिकना वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो उसकी प्रोडक्ट की सेल वगैरह होगी, किसकी? चाइना के प्रोडक्ट्स की, वो वहाँ पे कम हो जाएगी। तो इससे चाइना को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि यूएस एक बहुत, अब आज के समय में भी यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है ग्लोबल वर्ल्ड में, या माने इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो पहले पे आता है यूएस और सेकंड पे है चाइना, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी हो। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना यूएस को ओवरटेक कर लेगा, राइट। तो इसी चीज़ की, लेकिन आज के टाइम में जो प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूँ तो यूएस इकोनॉमी आज भी चाइना से पावरफुल है। तो इस वजह से जो यूएस इकोनॉमी में अब जो भी डिसीजंस वगैरह लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसका फ़र्क पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट मेरा समझ आया होगा कि यहाँ पे जो चाइना का पक्ष है, या जो चाइना ने इस चीज़ को लेके बोला है कि हम बेसिकली इस चीज़ से पूरी तरीके से जागरूक हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यूएस हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, राइट। ये चाइना का यहाँ पे पक्ष है। और मैं अब आपको इंडिया का पक्ष बताता हूँ। जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी भारत सरकार है, वो यूएस के साथ रिलेशन वगैरह ख़राब करना नहीं चाहती है। उसका सीधा सा मतलब है कि यूएस और हम विन विन सिचुएशन में रहे। यानी कि अगर यूएस को भी ये लग रहा है कि टैरिफ्स वगैरह वो भारत उसके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स वगैरह इम्पोज करता है, तो भारत सरकार ने कई सारी जगह पे टैरिफ्स वगैरह की छूट देना भी चालू कर दिया। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल बताता हूँ, भी मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी आप सबके साथ। जो गूगल जैसी टेक कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेज़ॉन हो गए, इन सब के ऊपर भारत सरकार क्या करती थी, एक इक्वलाइजेशन लीवी टाइप का टैक्स लगाया करती थी इसके ऊपर। और ये 6% के आसपास होता था। मान लेते हैं कि जो भी यहाँ पे बिजनेस वगैरह गूगल, अमेज़ॉन या मेटा वगैरह एज आ एडवर्टाइजमेंट से कमाएंगे, उसका 6% या 6% के आसपास जो भी उसका प्रॉफिट होगा या जो भी उसका रेवेन्यू वगैरह होगा, वो किसके पास जाएगा एज आ टैक्स के रूप में? वो हमारी भारत सरकार के पास जाएगा। तो अभी हुआ क्या कि हमारी भारत सरकार ने जो ये इक्वलाइजेशन लीवी टैक्स है, इसको भी एवोल्यूश कर दिया या इसको भी ख़त्म कर दिया। और अब 1 अप्रैल से क्या होगा, ये जो गूगल के ऊपर जो टैक्स वगैरह लगता है, जो ये डिजिटल कंपनीज या टेक कंपनीज के ऊपर टैक्स वगैरह लगता था अभी तक भारत सरकार की तरफ से, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। किसने? भारत सरकार ने। और ये क्यों किया गया है? ये एज अ प्रेशर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात, राइट। तो और भारत ये चीज़ नहीं चाहता, क्योंकि भारत ये चीज़ जानता है कि हमारी जब भी हम ट्रेड करते हैं किसके साथ? यूएस के साथ। और हमारा जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ बिलियंस डॉलर, तो वो कौन है? वो है यूएस। और हम यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस भी इंजॉय करते हैं, मतलब कि हम यूएस को ज़्यादा बेच पाते हैं और यूएस से हम कम खरीदते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या जो उसके ऊपर प्रॉफिट्स वगैरह होता है, वो इंडिया के पास आता है, वो भी कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, रफली 40 to 45
आप बिलियन डॉलर के आसपास जो भी यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह है जो कि इंडिया एंजॉय करता है ऐसा ट्रेड सरप्लस जब वो यूएस के साथ ट्रेड करता है। और इंडिया इस चीज़ को भली बात ही समझता भी है, जो हमारी भारत सरकार है वो इस चीज़ को भली बात ही समझती है कि हमें ट्रंप को नाराज़ नहीं करना है। इसी वजह से वो लुभाने के लिए जो मैंने आपको भी इक्वलाइजेशन लीवी टैक्स बताया, इस टाइप के टैक्स वगैरह भी हटा रही है, एवोल्यूस कर रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस चीज़ को सीरियस ले और भारत को कुछ छूट वगैरह दे, जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह इम्पोज होने वाले हैं 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे इसके लिए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा दोनों पार्टीज़ का यहाँ पे जो स्टैंड है वो आपको समझ आया होगा। मैंने आपको चाइना का भी स्टैंड यहाँ पे समझाया और जो हमारा प्यारा भारत है उसका भी स्टैंड आप सबको समझाया। और अब हम एक्चुअली में बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम कितना सारा या हम कितनी क्वांटिटी में अभी तक क्रूड ऑयल वगैरह परचेज़ करते थे वेनेजुएला से। अगर हम वेनेजुएला की ऑयल की बात करें तो रफली जो आज के टाइम में हम वेनेजुएला से ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं या खरीदते हैं वो रफली हमारा 1% है पूरे के पूरे ऑयल, जितना भी हम ऑयल वगैरह परचेज़ करते हैं। जैसे हम कई सारी कंट्रीज से ऑयल परचेज़ करते हैं, किसी एक कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि रसिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या कई सारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसर भी हैं या जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ऑयल वगैरह पाया जाता है, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। इन सबसे हम सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो हम सऊदी अरेबिया से, रसिया से हो गया या कई और कंट्रीज से भी परचेज़ करते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो किसी सबके ऊपर बनी रहे, किसी एक कंट्रीज के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाए कि कल के दिन अगर उस कंट्रीज में मान लेते हैं कोई भी पहले पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी वगैरह पैदा होती है तो उससे हमारे ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से हम जो अपना एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं उसको डाइवर्सीफाई किए हुए हैं ऑयल वगैरह में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी कि जो वेनेजुएला है हम उससे कितना ऑयल वगैरह परचेज़ करते हैं। और जो ये वेनेजुएला है इससे हम जो 1% के आसपास अब करने लगे हैं या 2% से नीचे के आसपास जो हम ऑयल एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, जितना भी हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री के लिए इन अ ईयर, उसका हम 2% के आसपास इम्पोर्ट करते हैं, किससे? वेनेजुएला से। और यहाँ पे ये जो 2% है ये आज ज़रूर आपको 2% है, 2024 के आसपास अगर हम देखें तो 2% से भी कम है, लेकिन ये शुरू से ही 2% बिल्कुल नहीं था। अगर मैं आपको स्टैटिक्स वगैरह पे ले चलूँ, अगर मैं हिस्टोरिक फैक्ट्स या स्टैटिक्स पे जाएं तो मैं आपको समझाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हम इंडियन ऑयल इंपोर्ट किया हुआ है हमने किससे? वेनेजुएला से, ये हर साल दर साल कम ही हुआ है। अगर हम 2013 की कंपैरिजन से लगाएं, 2013 में जो हम वेनेजुएला से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते थे इंडिया में तो वो रफली कितना था? 10%, 10.3% के आसपास था। हमारी ओवरऑल जितना भी हम ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं उसका 10.3% हम वेनेजुएला कंट्री से अपना ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते थे। अब यही चीज़ 2019 में रफली जो ये शेयर है 10% का, ये डाउन हुआ और ये पहुंचा 5.6% के आसपास। और ये जो 5.6% के आसपास पहुंचा और फिर 2019 के बाद इसमें फिर से एक ड्रॉप आया 2020 में, वो आया रफली 3.6% के आसपास कि हम जितना भी ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं कंट्री से उसमें से जो हमारा शेयर था वो 3.6% हम किससे इंपोर्ट करते थे? वो हम वेनेजुएला से इंपोर्ट करते थे। और ये रफली मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी कि 2024 में आज जो एग्जैक्ट फिगर है वो 2% के नीचे है। 2% के नीचे हम जितना भी ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं उसका 2% से नीचे हम किससे ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं? वो हम वेनेजुएला से इंपोर्ट करते हैं कि उसकी जो इकोनॉमी है वो भी उसकी चलती रहे और हमको भी बेसिकली इस चीज़ का फ़ायदा हो, उसकी चीफ जो ऑयल है उसका। लेकिन अगर आप देखें तो ये 2024 में रफली 2% से भी कम है, रफली 1% या 2% के आसपास है जितना भी हम अपना ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं किसी अन्य कंट्री से उससे। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट आप सबके सामने ये भी होगा कि आप सबको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ पे इंडिया को इम्पैक्ट नहीं आएगा कि क्योंकि हम बेसिकली बहुत कम मात्रा में किससे जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं, किससे? वेनेजुएला से यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आया होगा। और इस बीच क्या हुआ, जो ब्रेंट क्रूड है या जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो रफली कितना चल रहा है अभी ये रफली 73 के आसपास, 72-73 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे हुआ क्या कि ये अभी लगभग $70 पर बैरल के नीचे भी चला गया था बीच में, लेकिन जो जैसे ये न्यूज़ वगैरह आई उसके बाद ये $75 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है और रफली अभी $73 to $72 के आसपास चल रहा है
ब्रेंट क्रूड या क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर इसका जो इम्पैक्ट है, जो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% एडिशनल या सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज करने की बात की है कि जो भी कंट्री वेनेजुएला से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करेगा या खरीदेगा उसके ऊपर हम एडिशनल 25% का सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज कर देंगे, राइट। तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे कैसे आएगा, मैं आपको थोड़ा सा उससे भी रूबरू करा देता हूँ एक बार। सबसे पहला यहाँ पे आएगा सप्लाई डिस्रप्शन, इससे होगी सप्लाई थोड़ी बहुत डिस्रप्शन। जितना भी ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करता है वेनेजुएला इंटरनेशनल कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे इससे हो क्या सकता है, इससे ऑयल वगैरह डिस्रप्ट हो सकती है और ऑयल वगैरह डिस्रप्शन से जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इससे जो फ़ायदा है वो इनडायरेक्टली तौर पे या डायरेक्टली कह ले वो यूएस को भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सबको शायद पता ना हो कि जो यूएस है उसका वो भी एक ऑयल वगैरह में जो ये क्रूड ऑयल है इसमें डील करता है। जैसे यूएस के पास भी कुछ रिजर्व्स वगैरह हैं जो कि वो ऑयल वगैरह वहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद या इनरिच करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेचता है। जैसे कि आपने सुना होगा वेस्ट एंड टेक्सास करके कोई यूएस का क्रूड ऑयल है, उसको ये लोग करते हैं कहाँ, इंटरनेशनल लेवल में एक्सपोर्ट वगैरह। और यहाँ पे जो सेकंड रीजन है वो है ओपेक, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं और रसिया है। अगर ओपेक कंट्रीज़ और रसिया इस चीज़ को ठान लें कि मान लेते हैं जो क्रूड ऑयल है इसके प्राइस को स्टेबल रखना है कि सारी कंट्रीज इसको खरीद पाएँ या सारी कंट्रीज़ के अफोर्डेबिलिटी में जाए और उनकी इकोनॉमी वगैरह को ये पूरी तरीके से इम्पैक्ट ना करे, तो यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जो एक दिन में मान लेते हैं जितना भी डॉलर या जितना भी प्रति बैरल ऑयल वगैरह इनरिच कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं नीचे से धरती से, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो उससे होगा क्या कि जो ये वेनेजुएला से जो ये ऑयल वगैरह आता था इसको ये लोग कवर कर पाएंगे और इससे ऑयल वगैरह की जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहेंगे। और यहाँ पे थर्ड रीज़न यहाँ पे है जो कि ग्लोबल इम्पैक्ट लाएगा ऑयल प्राइसेस में, वो है कि यूएस की जो डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री है, आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे जो यूएस की डोमेस्टिक ऑयल मार्केट है या ऑयल इंडस्ट्री है, उससे जो ये प्राइस वगैरह में फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा है इससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो टैरिफ वगैरह है जो ये इम्पोज कर रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर, इससे क्या होगा कि जो ऑयल वगैरह के प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन वगैरह ऑफकोर्स देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि आप खुद देखिए 70 से 73 ऐसे ही नहीं चला जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं डॉलर्स के टर्म में, राइट, और ये इंटरनेशनल डॉलर प्रति बैरल की यहाँ पे बात हो रही है। ये इसका जो थोड़े थोड़े यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स लेवल की टेंशन्स वगैरह हैं उनका असर इस पर पड़ता ही है। और यहाँ पे जो मेजर चीज़ है वो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पे यूएस इन्वॉल्व है और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है किसी भी चीज़ पर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि यहाँ पे जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ेगा और इसके कुछ लीगल डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ये टैरिफ्स वगैरह लगा दिए हैं इसके क्या हो सकता है, उसके कुछ रिपरकशंस वगैरह हैं जो कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस को फेस करने पड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बताऊँ कि अगर जो ये ट्रेड वगैरह है इसको लेके जो वेनेजुएला है वो WTO में भी जा सकता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकता है। वहाँ पर गुहार लगा सकता है कि यूएस हमारे साथ गलत कर रहा है और यूएस क्या कर रहा है, यूएस हमारी इकोनॉमी को डिसरप्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोलस साहब, उनने कुछ चीज़ें कही भी हैं किसके बारे में, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। उन्होंने सिंपली ये कहा कि ये उन्होंने जो ये कदम उठाया है ये एकदम बहुत ज़्यादा बेकार है और इसका कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट वगैरह है जो कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो कर क्या रहे हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं पूरी तरीके से गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं किसकी, जो वेनेजुएला इकोनॉमी है जो कि थोड़ी बहुत सस्टेन कर रही है ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करके उसका। और इस चीज़ को कहने के बाद उन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया है उनके इस डिसीजन को, किसके डिसीजन को, डोनाल्ड ट्रम्प के इस डिसीजन को, कि वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली इकोनॉमी को डिसरप्ट कर रहे हैं या गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं किसका, वेनेजुएला ऑयल या वेनेजुएला इकोनॉमी का। अब यहाँ पे कंक्लूजन वगैरह भी क्या निकल के आएगा, इसका कंक्लूजन वगैरह अगर हम देखने जाएँ कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, जो 25% एडिशनल टैरिफ्स वगैरह हैं, इसका कंक्लूजन अभी ये निकल के आएगा कि जो ऑयल वगैरह की प्राइस हैं वो वॉलेटाइल रहेंगे। और यहाँ पे जो इंडिया जैसी कंट्री है या जो चाइना जैसी कंट्री है जो कि वेनेजुएला से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करती थी, तो उनके ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं जो सेशन है इसको करता हूँ एंड, और आप सबसे मैं आपका जो
पॉइंट ऑफ व्यू है या जो इसको समझने का तरीका है उसको जानना चाहूँगा कि आपका इस सब में क्या तर्क है या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसी के साथ मैं इस लेसन या इस सेशन को करता हूँ यहाँ पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।